हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आर और ईओ के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमने जो है दो क्लासेज में धारा 1, धारा 2 और धारा 3 इनकी चर्चा की थी। और ये जो धाराएं थी काफ़ी विस्तृत थी। शुरुआती धाराएं काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि उसमें हमें समझाया जाता है कि भाई आखिर ये नगर पालिका क्या है, किस प्रकार बनती हैं, गठन वगैरह। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 को एकदम ध्यान से पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते ताकि आपके मन में भी जो है वो सारी छवि बन जाए जो हमने पहले पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है 2009 11 सितंबर 2009 को ये प्रकाशित होता है। 15 सितंबर 2009 को संपूर्ण राजस्थान में लागू होता है और उसमें जो है 17 अध्याय हैं। सब अध्यायों को हमने विस्तृत पढ़ा था और उसमें बात करें 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं और 17 अध्याय मैंने कहा था कि आपको दीवार पर चिपका देना है या फिर कहीं पर जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर चिपका के आप रोजाना देखना। इन 17 अध्यायों को आपको याद करना है एकदम, ठीक है, और उनसे संबंधित धाराएं। और काफ़ी मैसेज मुझे आए कि सर ये जो तरीका है कि नोट्स आप बोल बोल के लिखा रहे हो उसमें समय भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा हाँ, समय तो बहुत जाता है क्योंकि एक समझाना पड़ता है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ता है, फिर जाके लिखना पड़ता है। तो 3-4 काम एक साथ होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही आपकी जो है ये दूर कर देता हूँ समस्या, और मैंने खुद नोट्स बनाना शुरू कर दिया और नोट्स के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि ओरिजिनल भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप उनसे रूबरू हो जाएंगे तभी आप वो क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि कानूनी लैंग्वेज में सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ धाराएं होगी जो 1-2 लाइन की होगी, कुछ धाराओं को मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, तो उन सब समझते हुए हम चलेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और धारा 1 में हमने चर्चा की थी इस अधिनियम के नाम, प्रसार वगैरह, प्रारंभ कब से हुआ। धारा 2 में मैंने परिभाषाएं आपको नहीं बताई। मैंने पहले सोचा कि मैं परिभाषाएं आपको जैसे जैसे इस अधिनियम हम आगे पढ़ेंगे तो आपको जो भी शब्द आएंगे मैं समझाता हूँ चलूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है सीधा सा, तो फिर मैं उसको नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां से की पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सीवेज का क्वेश्चन पूछा उन्होंने पहले कि सीवेज जो परिभाषा 2 में जो है, नहीं, धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है उसमें सीवेज का क्या अर्थ है। तो उसमें आपको की पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि सीवेज बराबर आपको क्या लिखना है। तो ऐसे में नोट्स बना के आपको दूंगा ना, तभी आप उनको पढ़ पाएंगे, अदरवाइज वो भाषा बहुत क्लिष्ट है। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था उस समय। और धारा 3 में हमने जो है नगर पालिका का परिसीमन किया था। नगर पालिका किस प्रकार, कोई क्षेत्र है तो उसको नगर पालिका घोषित करते हैं या फिर किस क्षेत्र को नगर पालिका मिलाते हैं, नगर पालिका से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करते हैं, एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित कर देते हैं, एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका मिला देते हैं। और फिर मैंने बताया कि नए सदस्यों का निर्वाचन 6 महीने के भीतर होगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जो सीमा चिन्ह होते हैं वो कलेक्टर के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं या उससे जो भी वो अधिकारी नियुक्त करता है उसके द्वारा किए जाते हैं। और फिर मैंने दायित्व वगैरह बताया कि वो राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं। अगर कोई नगर पालिका नहीं रहती है, उसका अस्तित्व, वो नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाती है तब। और फिर हमने चर्चा की थी कि भाई किस प्रकार हम जो है आगे बढ़े और गाँव को जो है हमने नगर पालिका घोषित किया था। और जब हम गांव को नगर पालिका घोषित कर रहे थे और गांव को किसी नगर पालिका मिला रहे थे तो कुछ 3-4 हमने उपबंध देखे कि वो गांव नहीं रहेगा, वहां पर पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा और वहां पर जो है सरपंच, उप सरपंच, पंच, अगर वो गांव नगर पालिका घोषित होता है तो फिर वो उस नगर पालिका के अध्यक्ष वगैरह बन जाएंगे जब तक वापस नया चुनाव नहीं होता, क्योंकि 6 महीने के भीतर हाथों चुनाव नहीं हो पाता है। और अगर गांव किसी नगर पालिका मिलाया जाता है तो फिर उस गांव के सरपंच वगैरह वहां पर अतिरिक्त सदस्य बनते हैं, सदस्य नहीं अतिरिक्त सदस्य, क्योंकि सदस्य तो वहां ऑलरेडी हैं, तो अतिरिक्त सदस्य बनते हैं। तो इस प्रकार हमने उपधारा 8 तक चर्चा की थी और उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वो जो है इतना ही थे धारा 3। अब हम पढ़ते हैं धारा 4 के बारे में। धारा 4 बहुत छोटी सी धारा है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि भाई एक आपको बात या इस धारा 4 में याद रखनी होगी कि
नगर पालिका मैंने आपको तीन त्रिस्तरीय ढांचा बताया था। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। अब नगर पालिका बोर्ड जो है ना, उसके पास इतने सारे संसाधन नहीं होते हैं कि वो जो भी 18 जो भी हमारे 18 कार्य सौंपे गए अनुसूची 12 में नगरीय सुशासन के तहत 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वो सारे काम वो करे नहीं करे, उसके पास इतने संसाधन नहीं है, क्योंकि छोटी सी एक होती है नगर पालिका बोर्ड। भाई परिषद के पास तो राजस्व का एक बड़ा क्षेत्र आ जाता है, और नगर निगम की तो बात ही कहनी क्या। तो नगर पालिका बोर्ड के पास इतना राजस्व भी नहीं होता है कि वो सारे कार्य एकदम अच्छे से करे। तो कुछ उपबंधों को लागू करने से जो है राज्य सरकार छूट दे सकती है। तो बस यहाँ पर केवल आपको यही याद रखना है कि किसको, तो नगर पालिका बोर्ड को जो है अधिनियम के ऐसे उपबंध जो अनुपयुक्त हो, जो उस नगर पालिका बोर्ड के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है, कोई ऐसे काम करने को उसको कहा गया, हालांकि उस काम का कोई महत्व नहीं है, अगर वो विकास कर लेंगे उस नगर पालिका बोर्ड में फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, तो ऐसा जो है उपबंध जो अनुपयुक्त हो उनको लागू करने से छूट दे सकती है राज्य सरकार। ये हमें धारा 4 में बताया गया है। तो धारा 4 हमने देख ली, ओरिजिनल भी पढ़ लीजिए आप साथ साथ में। इसमें ओरिजिनल लिखा हुआ है कि नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन मतलब लागू करना, छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा लेखबद्ध कारणों से किसी नगर पालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छूट दे सकेगी, उनको लागू करने से, उनको प्रभाव करने से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जाएंगे। और तदुपरांत ऐसे उपबंध तब तक ऐसे नगर पालिका बोर्ड में लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे उपबंधों को वापस अधिसूचना के द्वारा लागू सरकार नहीं कर दे। ठीक है, तो नगर पालिका बोर्ड को यहाँ पर छूट दी गई है। तो धारा 4 हमारी ये कहती है। अब धारा 5 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जो नगर पालिका बोर्ड है उसकी स्थापना किस क्षेत्र में होगी, नगर परिषद की स्थापना किस क्षेत्र में होगी, और नगर निगम की जो स्थापना है वो किस क्षेत्र में होगी। एक मिनट, थोड़ी सी आवाज आ सकती है आपको। हाँ देखिए, तो नगर पालिका बोर्ड जो है उसकी स्थापना हमें करनी है, इन तीनों की हमें स्थापना करनी है धारा 5 के तहत। धाराओं को मत भूलिए प्लीज, जितनी भी धारा पढ़ा रहा हूं आपके मुख जुबानी याद होनी चाहिए। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 नगर पालिका का परिसीमन, धारा 4 नगर पालिका बोर्ड को छूट, धारा 5 नगर पालिका की स्थापना और निगमन। और अध्याय कौन सा चल रहा है? दूसरा। अध्याय दूसरा में क्या था? अध्याय नगर पालिका गठन और शासन। और ये कहां तक चलेगा? 3 से लेकर के 50 तक धारा ये जो है इस अध्याय से संबंधित होगी। तो धारा 5 जो है ये नगर पालिका की स्थापना, और जब हम इन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना कर देंगे, फिर भाई उसको एक बॉडी बनाना है हमको, यानी उसको एक संस्था के तौर पर बनाना है। ठीक है, उसको निगम का रूप देना। निगम का अर्थ होता है संस्था जो अपने नाम से वहां पर कार्य करेगी। तो निगमन ये भी इस धारा में बताया गया है। निगमन का अर्थ होगा कि उसकी एक तो या तो एक सामान्य मुहर होगी उसकी, और उस पर वाद चलाया जा सकता, वाद जो भी आरोप वगैरह होगा, जो भी कथन कथोक्ति जो भी होती हैं, और उस पर वाद चलाया जा सकेगा, और वे भी जो है किसी अन्य पर वाद चला सकेगी। तो निगमन का रूप भी देना है और नगर पालिका की स्थापना भी करनी है। अब इसमें आपको याद क्या करना, देखिए नगर पालिका जो बोर्ड होता है उसकी स्थापना की जाती है संक्रमणशील क्षेत्र में, जहां पर जो है कृषि आर्थिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां भी होती हैं। संक्रमणशील क्षेत्र में कि मैंने क्यों सर का उदाहरण दिया था, बस उदाहरण के माध्यम से समझ लो, और संक्रमणशील क्षेत्र का नाम याद रख लो। इसकी परिभाषा बहुत क्लिष्ट है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि याद ही नहीं होने वाली। तो सीधा सा क्यों सर का उदाहरण रखो, वो कस्बा है, वहां पर जो है कृषि कार्य भी लोग थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले वहां पर अन्य गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, बाजार है वहां पर, अन्य संस्थान लगे हुए हैं। ठीक है, तो संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी, और नगर पालिका बोर्ड जो है निगमित निकाय होगा, उसकी सामान्य मुहर होगी, उसके निगमित नाम से वे वाद चला सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नगर परिषद की। तो इसकी स्थापना होगी लघुतर नगरीय क्षेत्र में। लघुतर नगरीय क्षेत्र में बात करें, संक्रमणशील क्षेत्र से थोड़ा सा अधिक नगर के गुण होंगे, और वहां पर जनसंख्या भी अधिक होगी। जनसंख्या की मैं बात करूंगा तो 1 लाख से लगभग 5 लाख तक वहां पर जनसंख्या होगी उस क्षेत्र की, और लघुतर वो नगरीय क्षेत्र होगा।
ठीक है, मतलब नगर के ज्यादा गुण होंगे उसमें। जिले, आप जिला को मान के चल सकते हो, आपका जिला जो, अगर मेरा जैसे नागौर है जिला, नगर परिषद यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ऐसी बात करें तो यहाँ पर जो है नागौर में हमारी नगर परिषद है। तो ये नागौर क्या है, यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, 1 लाख से अधिक है उस क्षेत्र की। और यहाँ पर बात करें लघुतर नगरीय क्षेत्र में आता है। और नगर परिषद भी निगमित निकाय होगा, उसकी सामान्य मुहर होगी, उसके निगमित नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। तीसरा हमारे नगर निगम, और इसकी स्थापना की जाएगी वृहद नगरीय क्षेत्र में, ठीक है, सीधा सा याद रखना है। और ये भी नगर निगम निगमित निकाय होगा। तो नगर पालिका की स्थापना में देखिए, नगर पालिका बोर्ड की स्थापना किस क्षेत्र में होती है, नगर परिषद की स्थापना नगर निगम, सीधा सा आपको संक्रमणशील क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र, वृहद नगरीय क्षेत्र आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं मित्रों, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर राज्य सरकार, जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने देखा कि भाई उस क्षेत्र में उद्योग बहुत लगे हुए हैं, और हमें जो है आपको पता है कि उद्योगों का विकास भी करना होता है, एजेंडा होता है हमारी सरकार का। किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन बढ़े, निर्यात बढ़े, आयात कम हो, हर कोई राज्य सरकार चाहेगी। सेज वगैरह विकसित किए जाते हैं, कई सारे उपबंध, अन्य जो है उपबंध तैयार किए जाते हैं इन क्षेत्रों के लिए। तो जब किसी क्षेत्र में ज्यादा एक महत्व देखा जाता उद्योगों का, वहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं देखी जाती हैं भविष्य में आगे उद्योग की, तो फिर उसको औद्योगिक नगरी राज्यपाल महोदय घोषित कर सकता है। और वहां पर नगर पालिका का गठन जरूरी हो, ये ऐसा नहीं होगा, वहां पर नगर पालिका गठन नहीं कर सकते। तो औद्योगिक नगरी अगर राज्यपाल महोदय ने बता दिया कि भाई इस क्षेत्र को औद्योगिक नगरी कह रहा हूं मैं, तो फिर वहां पर नगर पालिका गठन नहीं करेगी और औद्योगिक नगर के लिए उसके लिए कोई अन्य उपबंध राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार वगैरह तय करेगी। तो ये सीधा सा है धारा 5। अब यहाँ पर धारा 5 में ये भी उल्लेख है विकास प्राधिकरण के बारे में। आपने जेडीए के बारे में देखा होगा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण। ये प्राधिकरण क्यों बनाए जाते हैं और ये इन्हीं सिटियों में क्यों बनाए गए, अजमेर में बनाया गया है, ये इन्हीं क्षेत्रों में क्यों बनाए गए। जब आप थोड़ा सा विस्तार से देखते हो, इन क्षेत्रों को गौर से देखते हो, तो जयपुर की अपनी एक वैश्विक छाप है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ की 30 प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी निकाली जाती है यहाँ की, अन्य और भी बहुत सारे यहाँ पर जवार शिल्प होता है, मेला, कई सारी हमें अन्य चीजें देखने को मिलती है इस जयपुर में। कितने सारे यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, विदेशी स्वदेशी जो भी हैं सभी आते हैं यहाँ पर। तो जयपुर हो, जोधपुर हो, इनका अपना क्या है, इनका अपना एक विशेष महत्व है। जोधपुर भी अपनी एक मेहरानगढ़ दुर्ग, यहाँ पर ब्लू सिटी कहा जाता है। बिल गेट्स ऐसे जैसे व्यक्तित्व है ने इसको कहा है ब्लू सिटी। तो इस जोधपुर को जानते हैं वैश्विक स्तर पर, जोधपुर को जानते हैं विश्व के स्तर पर। और अगर मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल में करंट की मैं बात करूं, अगर मैं अभी करंट अफेयर की बात करूं, जुलाई की बात है, ये विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहर बताए गए हैं और मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा ये जारी की गई है, जो भी ये इंडेक्स वगैरह है, उसमें जयपुर को 8वां स्थान दिया गया है विश्व में। और हमारे उदयपुर जिलों की नगरी उसको 10वां स्थान दिया गया है। और अगर मैं एशिया की बात करूं तो जयपुर को 3रा स्थान मिला है और हमारे उदयपुर को 5वां। तो आप देख सकते हैं ये हमारे राजस्थान के 2 शहर, कभी कभी जोधपुर भी आ जाता है। तो ये 2-3 जो शहर हैं विश्व में अपनी एक विशिष्ट छाप रखते हैं, दुनिया जानती है इन शहरों को। तो हमें बताए इन शहरों की, इसकी अमूर्त धरोहर हो, जो भी हो मूर्त अमूर्त धरोहर, इनको हमें संरक्षण करना होगा कि नहीं करना होगा, और उस क्षेत्र का हमें विशिष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि नहीं रखना होगा। यस सर, ऑफकोर्स रखना होगा। ये हमारी एक पहचान है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर जैसे शहर हर कोई जानता, हर कोई घूमना चाहता है, पूरे भारत के लोग इन शहरों को घूमना चाहते हैं। जिस प्रकार आप दिल्ली में घूमना चाहते हैं, मुंबई में घूमना चाहते हैं, तो राज्य सरकार इन शहरों के महत्व को देखते हुए 2 काम कर सकती हैं। कौन कौन से काम? या तो कोई नगर पालिका, मान लीजिए ये जयपुर नगर पालिका है, नहीं सॉरी ये जयपुर नगर पालिका, हाँ जयपुर नगर निगम है। अब यहाँ पर इतना सा क्षेत्र है जिनका अपना एक बहुत ज्यादा महत्व है,
तो राज्य सरकार ने कहा क्यों ना मैं इस क्षेत्र को अपवर्जित कर दूं इस नगर निगम से, और यहाँ पर मैं जेडीए बना दूं, विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दूं। तो अशोक गहलोत जी ने कहा ये सही बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नगर पालिका में ये जो क्षेत्र है इसको हम रहने देते हैं और इसके लिए अलग एक बॉडी बना देते हैं, ठीक है। नगर पालिका के भीतर ही जो जो नगर निगम जो है उसके समानांतर ये कार्य करेगा। अपवर्जित करने में क्या, अन्य हमें वैसे ही खर्चा उठाना पड़ेगा अगर अपवर्जित कर दे, अधिकारियों के लिए अलग से निर्वाचन होगा, सब कुछ हमें खर्चा तो आता ही है ना भाई, सरकार की बॉडी है, थोड़ा सा काम हो तो भी खर्चा आता है। तो दो काम हो सकते, या तो उसको नगर पालिका से अपवर्जित कर दो और उसके लिए विकास प्राधिकरण का गठन कर दो, या फिर उस नगर पालिका में उस क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त विकास प्राधिकरण का गठन कर दो, वो उस नगर पालिका में के भीतर ही रहकर कार्य करेगा। तो पढ़ लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटक या अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र को या तो नगर पालिका से अपवर्जित करके विकास प्राधिकरण का गठन करेगी, या नगर पालिका से बिना अपवर्जित करके नगर पालिका के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। अपवर्जित मैंने बताया था त्याग देना, ठीक है। तो आइए फिर इसको ओरिजिनल पढ़ लेते हैं 5वें को, धारा 5 को। प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगर पालिक बोर्ड की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक ऐसा नगर पालिक बोर्ड उस स्थान के जिसके प्रति निर्देश नगर पालिका मानी जाती है, नगर पालिक बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा, उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी, उसके निगमित नाम से वे वाद चला जा सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। धारा 5 की उपधारा 2 देखिए, प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद उस नगर की जिसके प्रति निर्देश नगर पालिका जानी जाती हैं, नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगी तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी जो भी है आगे, एक मिनट, हाँ वहाँ चले, प्रत्येक लघुतर जो नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद उस नगर की जिसके प्रति निर्देश नगर पालिका मानी जाती हैं, नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगी तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से विवाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। समझ में आ गया? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही याद रखिए, लेकिन ओरिजिनल भी हमें देखना होता है। प्रत्येक वर्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना, वर्तर नगरीय क्षेत्र में ही बात करें, ठीक है, ये आप पढ़ लेना दिन में। तो ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ये आगे भी जैसे कि लिखा हुआ है, और ये औद्योगिक नगरी के लिए लिखा हुआ है कि वही औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट करेगी तो नगर पालिका वाली जो भी उपबंध है वहां पर लागू नहीं होगी, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप इसको कि इस धारा के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वे ठीक समझे ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे, ठीक है। तो औद्योगिक नगरी के रूप में वहां पर जब गठित करते हैं तो वहां पर नगर पालिका गठित नहीं की जा सकेगी, राज्यपाल महोदय ऐसा कहना चाह रहे हैं। और फिर मैंने बता दिया विकास प्राधिकरण के बारे में, तो यही वही लिखा हुआ है, ठीक है। इससे सीधा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनता, अगर बनता भी है तो भी आप आसानी से कर लोगे, सीधी अपनी भाषा होती है। आगे बढ़ते हैं, धारा 6 की बात करते हैं। वापस धाराओं को रिवाज कर लीजिए। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 नगरपालिका का परिसीमन। धारा 4 नगरपालिका बोर्ड को छूट। धारा 5 नगरपालिका की स्थापना और निगमन। अब धारा 6 देखिए, नगरपालिका संरचना की। नगरपालिका की संरचना, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ, काफी अच्छा रहता है ना रेड, तो दिखाई दे जाता है, ठीक है। नगर पालिका की संरचना, आए फिर समझते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है ये, देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए मुझे। अब देखो कि नगर पालिका है, कोई भी क्षेत्र है। मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि कोई भी नगर पालिका है, नगर पालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, इनमें जो सदस्यों की संख्या होती है ना, जो निर्वाचित होते हैं, यहां पर 3 प्रकार के सदस्य आएंगे।
एक सदस्य आएगा निर्वाचित होकर के, दूसरा आएगा पदेन सदस्य बन करके, तीसरा आएगा मनोनीत होकर के। देखो कि अगर मैं बात करूं ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की, ये जो वर्तमान में क्या स्थिति है उससे आप मत जोड़ करके चलिए। मैं आपको पहले ही आपको बता देता हूं, मैं आपको नहीं बताया था शुरुआत में। देखो, अगर आप ये चाह रहे हो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत आप नई स्थिति को जान पाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अधिनियम 2009 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। हमारी एक बुक आती है राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था, HD सिंह वगैरह इनकी बुक आती हैं, तो उस बुक में उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है और उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप 50% आरक्षण नहीं दे सकते हो। जो प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में लिखा हुआ है, यानी महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा, सभी वर्गों में महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ये कहा था और ये अधिनियम 2009 में आया था और काफी उस समय चर्चा भी बनी रही कि महिलाओं को 50% आरक्षण। भाई मान लो कि 10 वहां पर सदस्य और 10 में से 5 महिलाएं, ये तो एकदम महिला सशक्तिकरण के लिए एक सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि पहल हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि नहीं, 1/3 मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? देखो, आप जानते हो महिलाओं की, भले ही ये महिलाओं को आगे करा जाता है कि भाई महिलाएं चुनी जाएगी, लेकिन आपको पता ही है कि गांव में सरपंच किस प्रकार चुने जाते हैं। देखो, मेरे गांव में 2 बार हो गए महिलाएं सरपंच बनी है, लेकिन हम उनका नाम तक नहीं जानते। और यही लगभग सभी गांवों की कंडीशन हमें है। यानी अभी भी पितृसत्तात्मक समाज तो पितृसत्तात्मक ही रहेगा, भले ही आप महिला सशक्तिकरण की बात करो। हालांकि कुछ पढ़ी लिखी जो नव युवतियां होती हैं वो आगे आ जाती है, वो अपना खुद चुनाव लड़ती है और खुद वहां पर कार्य करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर जो है समृद्ध जो भी घर होता है हमारे गांव में, परिवार जो भी होता है, वही ज्यादातर चुनाव लड़ते। क्यों? आजकल तो आपको पता है कि दारू पिए बिना कोई चुनाव होता नहीं है, दारू हो, पैसे खर्च करे बिना। और मैं आपको बता दूं, 90 लाख और 40 लाख सीमाएं तय की जा चुकी हैं। हमारे विधानसभा सदस्य 40 लाख और लोकसभा सदस्य 90 लाख। शायद ये मैं सही बता रहा हूँ आंकड़ा, अगर गलत भी बता रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से ये सही है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये सीमा तय की जा चुकी है कि भाई इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन आपको पता है इससे ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी। और ये तो विधानसभा के लिए है भाई, सरपंच के लिए तो ऐसा प्रावधान शायद हो या ना हो, लेकिन सरपंच भी कर ही देते, खर्च काफी कर देते हैं और पैसों के बूते वोट खरीदे जाते हैं। तो समृद्ध परिवार होता है वही ज्यादातर चुनाव लड़ता है। और जो भी, अगर हम बात करें निम्न समाज माता हो, चुनाव लड़ाओ जीताओ, ये अपवाद स्वरूप ही होता ज्यादातर। तो मेरे गांव में 2 बार मतलब जो महिला सरपंच नियुक्त हुई थी और मुझे सरपंच का नाम तक नहीं पता, और मैं जानता हूं कि उनके पति देव वही हमारे सरपंच है और सभी को यही है कि वो फलान जी सरपंच है, फलानी जी नहीं है। तो भले ही आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, 50% स्थान दे रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि उनके नाम पर आएंगे हमारे कौन, मतलब व्यक्ति, मतलब जो भी है पुरुष ही आएगा। हमारे जो पंचायत समिति है उनका प्रधान है महिला, लेकिन हम जानते हैं उसके पति देव को। यही कंडीशन हर गांव की है, यही कंडीशन हर पंचायत समितियों की है। तो 50% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1/3 आरक्षण कर दो। अब ये जो अधिनियम है 2009 के तहत प्रावधान लागू नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ये पढ़ना है एकदम इसी को सत्य मान करके। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बनने हैं। तो ये बात मैं कहकर चल रहा हूं। तो जहां भी आप समझ पा रहे हो कि नहीं यार ऐसे नहीं है, वर्तमान में स्थिति अलग है, तो देखिए वो स्थिति आप भी लिख लीजिए उसके नीचे, लेकिन ओरिजिनल तो आपको याद रखना ही होगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि भाई नगर पालिका कोई भी होती है, नगर पालिका बोर्ड होता है, नगर परिषद होती है और नगर निगम होता है। अब इसमें जो है न्यूनतम 13 सदस्य तो निर्वाचित होने चाहिए। कितने सदस्य? 13 सदस्य जो है निर्वाचित होने चाहिए। न्यूनतम की बात कर रहा हूं, अगर उससे अधिक जो भी जनसंख्या हो, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक से लगाया जाता है कि 20,000 से 1 लाख तक। तो किसी की जनसंख्या 20,000 ही हो, 21,000 ही हो, किसी की जनसंख्या 1 लाख हो, मतलब 99,999 हो, तो भाई जनसंख्या के हिसाब से तो कभी कभी अधिक सदस्य रखने होंगे ना।
तो फिर वहां पर न्यूनतम 13 होना चाहिए। मतलब 20,000 अगर जनसंख्या है तो उन पर तो 13 ऑब्वियसली होना ही चाहिए। 21,000 पे 13 सदस्य, न्यूनतम 13 सदस्य किसी भी नगर पालिका में होने चाहिए। और वो जो है किससे निर्वाचित होंगे, तो वो जिस स्थान से निर्वाचित होकर आएंगे ना, उसी को हम वार्ड कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, उसी को वार्ड कहेंगे। ठीक है, यानी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाते हैं। और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर तय होगा। अगर किसी की जनसंख्या अधिक है तो फिर वो वार्ड थोड़ा सा शक्तिशाली माना जाएगा और उसकी प्रतिनिधित्व अधिक मिलेगा उसको। तो वार्ड का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। और जो हमारे नगर पालिका का सदस्य जिस स्थान से निर्वाचित होकर आता हो, वो सभी स्थान वार्ड कहलाते हैं। वार्डों से सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से सदस्य चुने जाएंगे। कौन, जो वार्डों से आ रहे हैं, यानी न्यूनतम 13 सदस्य, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। अब देखो कि आपको पता है कि एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी सांसद महोदय, और एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी उसको उर्फ विधायक महोदय हम कहते हैं। हमारे क्योंसर में नगर पालिका बोर्ड नहीं है। हमारे क्योंसर में हनुमान बेनीवाल जी के भाई श्रीमान नारायण बेनीवाल जी यहाँ पर विधायक हैं। पहले हालांकि हनुमान बेनीवाल जी थे, लेकिन उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी सांसद चुने गए थे, तो उसके बाद वो उपचुनाव वापस हुए और उसमें नारायण बेनीवाल को जीत मिली। नारायण बेनीवाल यहाँ पर हमारे क्या हैं, विधानसभा सदस्य हैं, यानी विधायक हैं। अब नारायण बेनीवाल एमपी तो हैं, नहीं एमएलए तो हैं, लेकिन नगर पालिका बोर्ड नहीं है, तो वो यहाँ पर सदस्य किसी बोर्ड नगर पालिका होंगे नहीं। लेकिन मान लो नावा हमारा यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड है, मेरे हिसाब से नावा में है, यहाँ शायद हो सकती है नावा में नगर पालिका बोर्ड है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर गलत बता दूँ, मैंने देखा है नावा में है, क्योंकि मैंने जो थंबनेल में लगाया है वो भी नावा का ही होगा शायद फोटो, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लें क्योंकि दिमाग में उलझने रहती हैं। हाँ, नावा में नगर पालिका बोर्ड है। ठीक है, और नावा के विधायक भी देख लेते हैं। नावा के विधायक हमारे महोदय हैं महेंद्र चौधरी जी। हाँ, महेंद्र चौधरी जी है, ठीक है, जो कांग्रेस से चुने गए थे। तो महेंद्र चौधरी जो हैं ये हमारे नावा के विधायक हैं। नावा नागौर में ही है। ठीक है, तो नावा में नगर पालिका बोर्ड है। और नावा की मैं बात करूं तो नावा में विधायक की बात करें तो विधायक हमारे महेंद्र चौधरी हैं। और एक तरफ ख्योसर है, और ख्योसर में विधायक हमारे हनुमान बेनीवाल है, नहीं सॉरी नारायण बेनीवाल है। तो ख्योसर में नगर पालिका बोर्ड है नहीं। ठीक है, तो ख्योसर में नगर पालिका बोर्ड है नहीं, तो इस प्रकार हमारे नारायण बेनीवाल वो इसके नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, अगर बोर्ड ही नहीं है तो फिर वो सदस्य किसके होंगे, किसी के नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वही मैं कांग्रेस से चुने गए महेंद्र चौधरी की मैं बात करूं, अगर मैं महेंद्र चौधरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो विधायक चुने नावा में चुने गए हैं वो विधायक, तो नावा में नगर पालिका बोर्ड है, तो महेंद्र चौधरी जी उस नावा नगर पालिका बोर्ड के सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो भाई यहाँ तो हमारा विधानसभा क्षेत्र था और नगर पालिका बोर्ड थी, अब हमारी नगर परिषद है नागौर, नगर परिषद है नागौर, या और यहाँ पर हमारे एमपी है हमारे हनुमान बेनीवाल जी। तो हनुमान बेनीवाल सीधे से सीधे सदस्य किसके हो जाएंगे, नगर परिषद के हो जाएंगे। ठीक है, तो नगर परिषद के हो जाएंगे। अब यहां पर मैं बात करूं नागौर, कोई जोधपुर जयपुर की बात कर लेता हूं, तो यहां पर एक तरफ विधायक भी चुने जाते हैं और यहां पर सांसद भी चुने जाते हैं। वहां पर विधानसभा क्षेत्र भी हैं और लोकसभा क्षेत्र भी हैं, निर्वाचन क्षेत्र, तो दोनों यहां पर चुने जा सकते हैं। तो फिर वो दोनों सदस्य उस नगर निगम के सदस्य होंगे।
समझ पा रहे हो? तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी उस बोर्ड में यानी उस नगर पालिका में जिस विधानसभा या लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र आ रहा है और उससे जो भी विधायक चुने गए हैं तो फिर वो उसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली होगी। एमएलए और एमपीज हमारे नगर पालिका के सदस्य होते हैं। अब मैं बात करूं, मैं पहले सदस्य बता देता हूं, फिर मैं उनसे संबंधित प्रावधान बताऊंगा। देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे जो है सदस्य चुने गए, निर्वाचित हो गए और कुछ पदेन सदस्य हो गए जो यहाँ पर पहले थे विधानसभा विधायक और सांसद के रूप में। अब हमारी सरकार ने कहा कि भाई हमारा भी कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राज्य सरकार ने कहा। तो संविधान के हमारे जो 2009 का जो अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम, उसमें यह प्रावधान किया जा चुका है कि भाई राज्य सरकार जो है अपने व्यक्तियों को वो यहाँ पर मनोनीत कर सकती है। नाम निर्दिष्ट का अर्थ होता है मनोनीत। मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं ताकि यहाँ पर कुछ असमंजस की स्थिति ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने कहा कि भाई हम भी अपने कुछ व्यक्ति यहाँ पर आपको मनोनीत करके भेजेंगे आपके बोर्ड में, जो भी बोर्ड है, निगम है, परिषद है, तो उनका स्वागत करते हैं हम। आए तो हमने कहा कितने भेजोगे आप? तो मन में जो आए वो भेज दोगे, 10 भेज दो, 15 भेज दो, फिर हमारा प्रतिनिधित्व तो खत्म हो जाएगा। तो नहीं, कहा ऐसा नहीं है, हम इतने भी नहीं भेजेंगे जितना आप सोच रहे कि आपके यहाँ पर सदस्य कितने निर्वाचित। मैंने कहा सर जी मेरे यहाँ पर 20 सदस्य है, मेरे नगर पालिका बोर्ड में 20 है। तो मैंने कहा 20 है कि ठीक है, 20 का 10% कितना होता है? मैंने कहा सर जी 20 का 10% तो देख लीजिए आप, 2 आता है। और तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा कि ठीक है, तो हम 2 भेजेंगे। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप 10% को आधार मान के चल रहे हो? तो ऐसे तो हमारी नाम विधेयक में चलो, वहां पर 40 सदस्य हैं, मान के चलते हैं 40 है, अगर हो नहीं हो मुझे नहीं पता, मान के चलते हैं 40 हैं। मैंने कहा फिर तो नावा हमारे जो नगर पालिका बोर्ड है वहां पर 40 सदस्य हैं, उसका तो 10% हो गया हमारा 4। तो क्या फिर आप 4 भेजोगे? मतलब जहां सदस्य ज्यादा होंगे वहां पर आप अपने अधिक व्यक्ति भेज दोगे? तो अशोक गहलोत ने कहा अरे नहीं बोले, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कब कहा कि मैं 10% ही भेजूंगा? मैं और भी तो ऑप्शन दे रहा हूं। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन है? क्या 3 भेजने का ऑप्शन। मतलब अगर आपके सदस्य अधिक हैं और उसका 10% अधिक हो जाता है 3 से, तो फिर हम 3 भेजेंगे। लेकिन अगर आपके सदस्य का 10% 3 से कम हो जाता है तो फिर हम वो कम वाला भेजेंगे। मैंने कहा क्यों 3 क्यों नहीं भेजोगे? क्या अरे बोले वैसे ही आपके सदस्य तो कम हैं और फिर हम अपने 3 भेज देंगे, तो फिर तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार सर ये तो बात सही है। तो उन्होंने कहा इस अधिनियम में लिखा हुआ है, अशोक गहलोत जी ने लिख दिया होगा, मतलब मैं लिखा तो अशोक गहलोत जी नहीं है लेकिन मान के चलते हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति या नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10% इनमें से जो भी कम हो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट या फिर मनोनीत किए जाएंगे। मैंने कहा सर ये बड़ी अच्छी बात है, ये आपने अच्छी बात कही है। ठीक है, मजा आ गया, राहुल गांधी की तरह मजा आ गया। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं। अब मैं यहां पर जो आपको याद रखनी है, देखो धारा 24 और धारा में 35 की मैं बात करूंगा आगे, तो इसमें कुछ नहीं है, बस सदस्यों के लिए निर्हरताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब अगर भाई किसी व्यक्ति ने कांड कर दिया हो बहुत ज्यादा और फिर वो आए चुन करके, फिर तो ये गलत होगा ना, उसकी मनोभाव उसका अलग होता है और हमें जो है यहाँ पर कल्याण को देखना होता है, जनता की सेवा देखनी हो, और उसने जनता को दुख दिया है तो सदस्यों के लिए निर्हरताओं का उल्लेख जो है धारा 24 और धारा 35 में बताया गया है। तो धारा 24 और 35 में मित्रों ये जो धाराएं जो हैं ये 2 तरह के सदस्यों पर लागू होंगी। 2 तरह के सदस्य कौन कौन से? एक तो वो जो निर्वाचित होकर के आएंगे और दूसरे वो जो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत करके आएंगे, मतलब मनोनीत होकर के आएंगे।
मैंने कहा अच्छा, धारा 24 और धारा 35 में जो प्रावधान है वो इन दोनों पर लागू होंगे, हमारे जो है सांसदों और हमारे जो विधायक इन पर लागू नहीं होंगे। तो अशोक गहलोत ने कहा, बोले जब वो यहाँ पर जब नियुक्त होकर आए ना विधायक और सांसद, तो उस समय उन्होंने वो पालन कर लिया था उन सब का, तभी वो विधायक हैं। उनकी योग्यताएं तुम्हारे नगर पालिका से अधिक हमारे लोकसभा विधानसभा की योग्यताएं मायने रखती हैं। वहां पर 25 वर्ष है उम्र, तो तुम क्या समझते हो नगर पालिका के लिए योग्यता अधिक महत्वपूर्ण होती है? अरे नहीं, विधानसभा और नगर लोकसभा के होते हैं। मैंने कहा हाँ सर, ये तो बात सही है, वो तो बाप है हमारे, मतलब इस मामले में तो बाप ही हुए। तो फिर अरे सॉरी मतलब वो इस मामले में तो ऊपर ही हुए हमसे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, धारा 24 और धारा 35 मनोनीत सदस्यों पर लागू कर दो और हमारे निर्वाचित सदस्यों पर लागू कर दो, और विधायक और हमारे जो सांसद मोदी ये तो होकर के आएंगे और उन पे कार्रवाई क्यों चलाई, वो तो बस आए और अपना वोट दे। हाँ, तो फिर वोट की बात आई और मैंने कहा सर जी, हमारे जो भी बॉडीज होती हैं, जो भी संस्था वगैरह होती हैं, यहाँ पर एक मत देने का बहुत बड़ा फॉर्मूला चलता है। मतलब कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है और निर्णय के पक्ष में हर जगह मत ही होता है। भाई हम भी दोस्तों में कोई बात करते हैं कि भाई हम नहीं वहां चले गए और 4-5 दोस्त हो तो फिर हम राय लेते हैं ना। अगर जो सदस्य मतलब जो भी हमारे दोस्त ज्यादा होते कि भाई नहीं हम वहां चलेंगे, तो फिर बहुमत का ध्यान रखा जाता है। तो मैंने कहा सर जी, ये मत देने के अधिकार के मामले में आपका क्या प्रावधान है? तो उसने कहा आपके कितने प्रकार के सदस्य हैं? मैंने कहा 3 प्रकार के हैं। वार्ड से निर्वाचित सदस्य हैं, नगर पालिका जो भी हमारे उसमें विधायक और सांसद आ रहे थे वो हैं, और तीसरा आप भेज ही रहे हो। तो ठीक है, जो मैं भेज रहा हूँ वो तो चुने तो गए नहीं है जनता के द्वारा। भाई MP और MLA तो बड़े लोगों से चुने गए हैं ना, और नगर पालिका के जो सदस्य है वार्ड से तो वो भी जनसंख्या चुने हुए। लेकिन मनोनीत वो तो कोई अधिकारी होगा, वो तो पढ़ के आएगा या फिर कोई अनुभव रखेगा नगर पालिका का, आप में से होगा, राजस्व अधिकारी बन जाएगा, शायद आपको किसी में नियुक्त कर दे, मतलब मनोनीत कर दे आपको ही। तो आप जानते हो नहीं वहां के लोगों को, तो फिर आपको मत देने का अधिकार मैं क्यों रखूं? तो ठीक है, मैंने कहा ऐसा काम करो, जो हमारे MP MLAs हैं वो तो जनता से चुनकर आए और वार्ड वाले चुनकर आए। तो मैंने वो अशोक गहलोत जी कहा हाँ तो ये चुनकर आए, तो उनको तो आप मत देने का अधिकार दे दो, और जो आप मनोनीत करके भेज रहे हो ना, उनको मत देने का अधिकार मत दो। तो उसने कहा अच्छी बात कही है, मजा आ गया। अब मैं तो बस पढ़ लीजिए आप, और क्या। नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाते हैं। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले MLA और MP नगर पालिका सदस्य होते हैं। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति या नगर पालिका निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10% इनमें से जो भी कम हो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देश या मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत सदस्य धारा 24 और धारा 35 लागू होगी मनोनीत सदस्यों पर, ठीक है। और इन धाराओं में सदस्यों के लिए निर्भरता को बारे में उल्लेख है। किसी भी समय सरकार इनको वापस बुला सकती है। भाई उनको मनोनीत करके भेज रही है, तो प्रत्याहार यहाँ पर आपके वहां पर शब्द दिया गया है प्रत्याहरण, ठीक है। प्रत्याहरण यहाँ पर स्विट्जरलैंड वगैरह वहां पर होता है प्रतिनिधियों के लिए, मतलब जनता चाहे तो उनको वापस बुला सकती है कि अच्छा आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आपको हमारे क्या मतलब हमारे जो विधायक जना हमारे नारायण बेनीवाल, अगर हम चाहे मतलब अगर स्विट्जरलैंड वाला यहाँ पर प्रावधान होता तो हम चाहे तो उस विधायक को अगर वो काम नहीं कर रहा हमारा, तो फिर हम उसको घर बैठा सकते थे। तो यही काम यहाँ पर है नगर पालिका की संरचना में इस अधिनियम के। तो यानी उन समय जो है सरकार वापस बुला सकती है और बैठकों में उनको मत देने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि लोगों से चुनकर थोड़ी आए। और MP और MLA को यहाँ पर बैठ को मत देने का अधिकार है। किसी भी निर्भरता या किसी अन्य कार्रवाई का अधीन नहीं है, उनके अधीन यानी उसके अधीन नहीं है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी उन्होंने योग्यता पूरी वगैरह कर रखी है। अब यहाँ पर बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण की मैं बात करूं मित्रों, तो देखो आपने नगरीय स्वशासन पंचायती राज देखा होगा, वहां पर जो है SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, इनको जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण दिया गया है। यानी जिस नगर पालिका में SC व ST की जनसंख्या अधिक होगी तो उतना ही उनको आरक्षण मिलेगा। तो SC व ST की जनसंख्या कुल जनसंख्या अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण मिलता है। मान लीजिए नावा नगर पालिका बोर्ड में 100 सदस्य हैं, नहीं सॉरी 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 100 जनसंख्या उसकी हम मान के चल रहे हैं। जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है, लेकिन मान के चल रहे हैं हम, गणित वाला है। और वहां पर मान लीजिए SC हम मेरी बिरादरी के लोग 10 हैं, ठीक है, मेरी बिरादरी के वहां पर लोग 10 है। अब 10 इन SC का अनुपात ऑल ओवर जनसंख्या से कितना हुआ? 10/100, 1/10 यानी कितना प्रतिशत? 10% हुआ। तो फिर उसको वहां पर जितने भी सदस्य है ना, उनका 10% SC व ST के लिए होगा, मतलब सॉरी SC के लिए होगा।
क्योंकि ये 10 एससी की जनसंख्या थी। तो ऐसा ही प्रावधान एसटी के लिए है। एसटी की अगर वहां पर 10 हैं, मान के चलते हैं, होगी तो 10 तो नहीं होती है, मान के जनसंख्या 10 है और उसका प्रतिशत ऑल ओवर जनसंख्या में 10 आ रहा है, 10% आ रहा है, तो फिर टोटल वहां पर जो के सदस्य उनका 10% आरक्षण मिलेगा हमारे एसटी बंधुओं को। ठीक है, मतलब जितने आपकी जनसंख्या उतना आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा हमारे यहाँ पर इस अधिनियम के तहत, आरक्षण के तहत। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो आपने ऐसा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब सर महिलाओं के लिए क्या होगा और ये पिछड़े वर्गों के लिए क्या होगा? तो मैंने कहा देखो, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। ये जो इसकी भाषा है ना इस अधिनियम की, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। ये देखो यहाँ पर लिखा होगा, नियत जो भी अनुसूचित जनजाति है वहाँ पर आगे मैं पढ़ूंगा। तो इसकी थोड़ी सी बड़ी भाषा क्लिष्ट दी हुई है आरक्षण में, और यहाँ पर क्लिष्ट भाषा देने की वजह से थोड़ा मैं भी असमंजस की स्थिति में आ गया हूँ, क्योंकि पिछड़े वर्गों को आरक्षण किस प्रकार दे। लेकिन मैंने आधे 1 घंटे के बाद, इतना सोचने के बाद मैं इस आधार पर पहुंचा हूँ, क्योंकि किसी ने पहले पढ़ा नहीं रखा है, तो हमें ही जो है इसमें से जो भी एक तरीके से क्रक्स होता है वो निकालना पड़ता है। तो मैंने एक फॉर्मूला निकाला, इसमें मैंने ये लिखा कि नगर पालिका की जनसंख्या का 50%, ठीक है, मतलब वहां पर 50%, ठीक है, नगर पालिका की ऑल ओवर जनसंख्या का 50%, जनसंख्या का 50% माइनस एससी और एसटी का कितना प्रतिशत है। मान के चलिए मित्रों कि 10% यहाँ पर एससी रह रही हैं और 10% नावा में एसटी रह रही है, ये टोटल कितने हो गए? 20% हो गए। अब 20% 100, इस 100 जनसंख्या के 50% में से कितना कम है? तो मैंने कहा सर जी 50 में से 20 निकालूंगा तो 30% कम है कि अच्छा, तो ये आरक्षण पिछड़े वर्गों को दे दो। मैंने कहा सर ये तो ज्यादा हो गया, ये आरक्षण 30% तो ज्यादा हो गया, और पिछड़े वर्गों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ये तो कुछ ऐसा प्रावधान है ही नहीं। और यहाँ पर हो सकता है कि पिछड़े वर्ग वहां पर कम रह रहे हो और जनरल ज्यादा रह रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि हाँ यार ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी आरक्षण हमें देना तो है। मैंने कहा सर ये काम करो ना, क्यों ना एक सीमा निर्धारित कर दो। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा क्या सीमा निर्धारित करो? मैंने कहा सर आरक्षण 21% से अधिक नहीं मान लो। मतलब अगर ये प्रतिशत 21 से अधिक हो गया तो फिर 21% माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एससी और एसटी की जनसंख्या 30 थी, 30% और उनमें से 20 आया तो फिर 20% माना जाएगा, यानी 20 और 21 इनमें से जो भी कम हो वो माना जाएगा। जो प्रावधान उसमें था 3 और 10% में, तो वही प्रावधान यहाँ पर है। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपको पहले बता देता हूँ, चेतावनी, मेरे हिसाब से यही प्रावधान होगा। और इस पर आप थोड़ा सा, मैं आपको नोट दूंगा तो इस पर थोड़ा सा मतलब एक डाउट का निशान मान लीजिए, या तो यही होगा प्रावधान। अगर आगे कुछ और मुझे पता चलता है अन्य यूट्यूबर्स के माध्यम से, अन्य टीचरों के माध्यम से, तो मैं चेंजेस लाऊंगा, अन्य अदरवाइज यही होगा। लेकिन हाँ, ये आप जरूर लाइन याद कर लेना कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा। ये फॉर्मूला सही भी हो सकता है, ये फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सोचने के बाद यही नतीजा निकाल, हो सकता है यही सही हो। लेकिन 21% का मामला ये एकदम सही है। मैं फिर से यहाँ पर आपको गौर करके समझा देता हूँ, ताकि आप जो है मुझे डांटे नहीं बाद में कि हमारा सर गलत हो गया आपकी वजह से। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, मतलब मेरी वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा। इस लाइन को तो आप रट लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला रट भी लीजिए। और लेकिन ये प्रावधान सही है कि नगर पालिका की, मतलब एससी और एसटी की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत, और अगर हम उसको नगर पालिका की जनसंख्या के 50% निकाल लेंगे, वही हमारे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा। लेकिन ये आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मित्रों कोई भी ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए हमारी कोई मोंडवा नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है। अब मोंडवा की मैं बात करूं, मोंडवा में हमारे, ऐसा मान के चलिए कि मोंडवा में सभी लोग, लगभग हमारे 70% लोग, या फिर मान के चलिए 60% लोग ये एससी एसटी के हैं, एससी और एसटी के हैं। मान के चलिए वहां पर एससी और एसटी की जनसंख्या अधिक है, और
हमारे जो हैं पिछड़े वर्ग वहां पर जनसंख्या उनकी बहुत ही कम है। तो फिर उसके बारे में क्या होगा? मतलब ये तो सर 50% से अधिक हो गया, अब क्या करें हम? तो मैंने कहा उनके लिए एक स्थान आरक्षित कर दो प्लीज, एक स्थान तो आरक्षित करो कम से कम। उनकी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व तो प्राप्त होगा, भले कितनी जनसंख्या हो उनकी। अगर SC ST की सारी जनसंख्या अलग, अगर वहां पर अधिक जनसंख्या है, फिर भी प्लीज वहां पर जो भी पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं उनके वहां पर भी आपके कितने सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य आप प्लीज हमारे पिछड़े वर्गों से निर्वाचित होकर के आने दीजिए। तो बस इसको पढ़िए, वापस पढ़िए। महिलाओं के बारे में हम फिर से बात करते हैं, पहले आप इसको पढ़िए, पिछड़े वर्गों SC और ST के लिए आरक्षण को बस याद कर लीजिए लाइनों को, और क्वेश्चन आएगा तो बस इन्हीं में से आएगा। यानी ये 1%, 21%, जो भी ये 10% जो आ रहे हैं ना, यही बस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि SC व ST को आरक्षण जनसंख्या की कुल जनसंख्या अनुपात के आधार पर मिलेगा। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ये फॉर्मूला है, भले ही आप पहले मत याद रख लीजिए, लेकिन ये जरूर याद रख लीजिए 21% अधिक नहीं होगा। और एक में लाइन आगे आपको पढ़ाऊंगा ओरिजिनल में से, वो आपको याद रखनी है। और SC व ST की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है तो वहां पर पिछड़े वर्गों के लिए एक स्थान आरक्षित होगा। अब महिलाओं की मैं बात करूं मित्रों, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2009 के अधिनियम में महिलाओं को सभी स्थानों में, SC के लिए भी, ST में से, पिछड़े वर्गों में से भी, सभी में से 50% स्थान जो हैं, मान के चलिए कि SC को 4 स्थान मिले हैं आरक्षण में, अब उसके 4 का 50% 2 होता है, तो 2 स्थान पर हमारे महिलाएं नियुक्त होकर के आएगी, निर्वाचित होकर के आएगी। यानी महिलाओं के लिए कुल स्थान के 50% स्थान आरक्षित होंगे, और सभी वर्गों में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो उसका 50% भी महिला होगी, और चाहे वो ST हो उसका 50% भी महिला होगी। इस प्रकार अगर वहां पर 14 सदस्य हैं तो उनमें से 7 सदस्य महिला जो है बन चुन करके आएगी। तो सभी वर्गों में कुल स्थान का 50% महिलाओं के लिए, SC व ST पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार 334 में उल्लेखित समयावधि के भीतर तक होगा। ये तो आप जानते ही है कि संविधान में या अन्य अधिनियम में जितने भी आरक्षण किए गए इनके प्रावधान, वो अनुच्छेद 334 में जितनी समयावधि दी होती है उसी के तहत वहां पर उसी समयावधि तक वो लागू होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब यहाँ पर हम पदावधि की बात करते हैं। धारा 7 में पदावधि के बारे में बताया गया है, यानी इसमें कार्यकाल की बात करें मित्रों, कार्यकाल के बारे में, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है नगर पालिका का, और प्रथम बैठक से माना जाता है। ये तो आप जानती हैं, पंचायती राज में पढ़ा होगा कि प्रथम बैठक से ही कार्यकाल किसी का भी माना जाता है। ठीक है, प्रथम बैठक कौन सी होती है? जब नगर पालिका चुन करके आ जाती है तो उनके सदस्यों की जो पहली बैठक होती है वही प्रथम बैठक होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मित्रों कोई नगर पालिका है, कोई नगर पालिका, NP लिखना होगा क्योंकि इतना हिंदी में नहीं लिखा जाता टच बोर्ड पे। मान लो कोई NP नगर पालिका बोर्ड है, NPB लिख लेते हैं, और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव वगैरह हम आगे देखेंगे मित्रों। ठीक है, तो मान के चलिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो हमारी कितने 2 साल पहले ही जो है 3 साल पहले क्या होगी, 3 साल पहले ही विघटित होगी। मतलब उसने 2 साल ही काम किया, 2 साल 6 महीने वगैरह, या फिर 2 साल मान के चलिए 2 साल काम किया। अब इस आगे नगर पालिका चुननी तो पड़ेगी क्योंकि ये तो विघटित होगी, ये तो खंडित होगी, ये तो खत्म हो गई। तो नगर पालिका का नया चुनाव होगा 6 महीने के भीतर। और अब वो जो नगर पालिका है ना, वो 3 साल के लिए बनी रहेगी। वहां पर ऐसा नहीं है कि वो नई चुनकर आई है, उन सदस्य नहीं आए तो उनको 5 साल मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। जैसा सरपंच में था ना कि नया सरपंच उस शेष अवधि के लिए होगा, जो पुराना सरपंच छोड़कर गया है, तो वही बात नगर पालिका में। अगर किसी नगर पालिका को उसके कार्यकाल के पहले विघटित कर दिया जाए तो चुनी हुई नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। और धारा 8 क्या कहती है? बहुत इजी सी धारा है। इसमें यह है कि नगर पालिका शासन, नगर पालिका बोर्ड और नगर पालिका शासन जो होता है ना, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम चलाया जाता है, वो अध्यक्ष के माध्यम से चलेगा। यानी ये तो होता ही है कि भाई वहां पर जो भी जैसे राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष हमारे कौन है? राष्ट्रपति महोदय। इन्हीं के नाम पर हमारे क्या चलते हैं? शासन कार्य चलते हैं केंद्र में। और राज्य की बात करें तो राज्यपाल के नाम से, और अनुच्छेद 77 है जो राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते हैं कार्यपालिका का। दूसरी प्रकार धारा 8 कहती है कि भाई अध्यक्ष के माध्यम से सारे कार्य होंगे, वही उसमें शासन निहित होगा। और फिर हम बात करते हैं मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा गैप ले लीजिए 2 मिनट का, ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं। मैं पानी वगैरह पी कर आ जाता हूँ और आप जो है, ठीक है, मैं ये पीछे स्लाइड कर देता हूँ।
आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा कठिन था। 2 मिनट का आपके पास ब्रेक है और उसके बाद हम आ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, बस 5-10 मिनट और चलेगी। अब छोटे छोटे प्रावधान है, बस इजी से प्रावधान है। देखिए, धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 ये कहती है कि वार्डों में विभाजन, यानी नगर पालिका के कुल स्थानों की संख्या के बराबर नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाएगा। मैंने तो ये बताया आपको कि जो सदस्य जहाँ से निर्वाचित होकर आएंगे वही बस वार्ड होंगे, जितने सदस्य उतने वार्ड, और कुल स्थान जितने होंगे उतने ही वार्ड होंगे। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा, और अनुपात की मैं बात करूं तो नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ का अनुपात बराबर होगा। बस आपको एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है, तो वहां पर आपको लिखना होगा वार्ड की जनसंख्या के आधार पर। सीधा सा ऑप्शन होगा। जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छे प्रश्न नहीं बन पा रहे। बस हाँ, इन्हीं में से बनेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, ये जो भी करके। अब देखिए, धारा 10 में बात करें तो यहाँ पर वार्डों की अवधारण के बारे में बताया गया, यानी SC और ST। तो यहाँ पर जो SC ST और पिछड़े वर्गों और जो महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है ना, उन आरक्षित स्थानों का आवंटन मित्रों विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम के द्वारा दिया जाएगा। मतलब साइकिल के माध्यम से। साइकिल क्या होती है? एक चक्कर के माध्यम से, यानी पहले ये इस स्थान पर होगा, कभी ये इस स्थान पर होगा, किसी स्थान पर होगा, किसी स्थान पर होगा, किसी स्थान, वापस ये रिविजन होता रहेगा। और ये आपने आरक्षण की ऐसी पद्धति देखी होगी अपने गाँव वार्डों में, या अगर आप नगर पालिका बोर्ड या फिर नगर परिषद से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम के आधार पर जो है साइकिलिक जो होती है ना, उसके आधार पर मिलेगा। यानी स्थिति बदली जाएगी केवल, कभी जो SC की सीट ये रख दी जाएगी, कभी SC की सीट वो रख दी जाएगी, और फिर यही ऐसा चक्कर घूमता हुआ चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बात जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित स्थानों का आवंटन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तभी ये एग्जाम आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे जुड़ गया है, आरक्षण के आगे और जुड़ गया कि आरक्षण किस आधार पर, तो विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम के आधार पर। तो ऐसे जो की पॉइंट्स होते हैं ना, तो वही आपको याद रखने होते हैं, वही एग्जाम में जाता रहते हैं। और वार्डों का संख्याकन वो किसी नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। मतलब मानो किस आधार पर चक्रानुक्रम होगा? सर जी, कहां से चक्रानुक्रम माने, मतलब कहां से साइकिल को शुरू करें? तो मैंने कहा देखो,
ये हमारे जो वार्डों का संख्याकन किस प्रकार हो रहा है, मैंने कहा ये देखो उत्तर है, ये पश्चिम है, तो यहाँ से शुरू होगा और ये इस प्रकार चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, इसी प्रकार आप आरक्षण को रोटेट करते हुए चलो, यानी कभी इस स्थान पर, कभी इस स्थान पर, तो इस प्रकार आप जो है वार्डों का संख्याकन कर दो। तो वार्डों का जो संख्याकन होता है वो किसी नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। तो अगले बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि वार्डों का संख्याकन किसी नगर पालिका स्थान किस कोण से शुरू होता है, तो उत्तर पश्चिमी, नीचे कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। सीधी सीधी लाइनें रटनी होती हैं, यहाँ पर समझाने लायक कुछ होता नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार वार्डों के उदाहरण के लिए जो भी आदेश जारी करेगी उस पर आक्षेप का अर्थ होता है कि भाई मतलब लांछन लगाना या फिर उसके बारे में कुछ कहना कि नहीं भाई ये काम नहीं है, ये काम ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए। होता है ना कि भाई हमें सरकार जो भी है ये पहले नगरपालिका बोर्ड को ये प्रकाशित करती हैं कि भाई चलो ये आप आदेश मानो, तो फिर नगरपालिका बोर्ड को जो भी नगर परिषद नगर निगम होते हैं उनको ये भी आदेश दे दें कि अगर आपको ये प्रावधान ठीक नहीं लगते हैं तो आप इस पर आक्षेप जो है 7 दिनों के बाद या फिर 7 दिनों के अंदर अंदर लगा सकते हो। तो ऐसा मतलब आक्षेप लगाना मतलब आप उसके बारे में कुछ कहना, आप अपनी राय देना कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या आप गलत बता रहे हो, आप इसमें संशोधन करो। तो इसके बारे में ये बताया गया। नहीं वार्डों का जो उदाहरण होता है ना, उस वार्डों का उदाहरण के लिए जो भी आदेश जारी करेगी राज्य सरकार उस पर आक्षेप 7 दिन के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि अभी आया और 7 दिवस से कम नहीं होना चाहिए, वहां पर 7 दिन के बाद होना चाहिए। 7 दिन कम से कम अवधि लेकर लेनी होती है और आपको सोचना चाहिए उस पर कि नहीं ये बात सही है या नहीं है, अन्य अधिकारियों से बात पूछनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे ही आक्षेप लगा दिया। तो आक्षेप आप 7 दिन के बाद नगर पालिका को दाखिल करना होगा और तथा राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। और अगर राज्य पालिका मानती है कि भाई नहीं सॉरी ये राज्य सरकार अगर ये मानती है कि भाई नगर पालिका ने सही कहा, ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो संशोधन कर देगी, अदरवाइज वो ऐसा ही रखेगी। तो इस प्रकार 3 यहाँ पर ज्यादा की पॉइंट आते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि वार्डों का उदाहरण। सबसे पहला पॉइंट, आरक्षित स्थानों का आवंटन किस प्रकार होगा, तो विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम के आधार पर होता। और हमने देखा SC/ST को आरक्षण किस आधार पर मिला था, जनसंख्या अनुपात के आधार पर। पिछड़े वर्गों के लिए 21% आरक्षण अधिक नहीं होगा और जो भी SC और ST की सम्मिलित जनसंख्या है उसके नगरपालिका जनसंख्या 50% में से घटा करके। और महिलाओं को आरक्षण 50% मिलेगा इस अधिनियम के तहत। और सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा था 2010 में ये कहा था कि 1 आरक्षण दे दो, ठीक है। और वार्डों का संख्याकन कहां से शुरू होगा, उत्तर पश्चिमी कोण से। राज्य सरकार वार्डों का उदाहरण के लिए जो भी आदेश जारी करेगी उस पर आक्षेप कितने दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद। एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आए अगर अब हम बात करते हैं नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात। अब यहाँ पर नगर पालिका में जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो भी वार्डों सदस्य आते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होगा तो और कौन करेगा, तो इसके लिए हम जानते हैं कि 73-74 संविधान संशोधन के तहत तो ये जो काम है ये राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया। और आपको पता है कि आपने 73-74 संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा है, तो 73 संविधान संशोधन में लिखा हुआ कि 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग होगा और 243 जेड है जो 74 संविधान संशोधन में, उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो इनका चुनाव कराएगा। तो ये तो आप पहले से बात जानते हैं। तो नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, तो राज्य निर्वाचक क्या क्या काम करेगा, ये एग्जाम में आया भी था, पटवारी के एग्जाम में शायद ऐसा क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है। तो निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नगर पालिका का चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर होगा। और धारा 12 की मैं बात करूं मित्रों, अब देखिए धारा 12 क्या कहती है। धारा 12 में लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, यानी जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो किस अधिकारी को जो है ये काम सौंपे गया, मतलब वो किसी उच्च अधिकारी के द्वारा किसी जो अधीनस्थ अधिकारी होता है उसको कोई काम सौंपना, ये प्रत्यायोजन होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन किसको सौंपा गया, तो ये उप निर्वाचन आयुक्त या जो है यहाँ पर रानी नहीं होगा, राज्य होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा जो है ये काम किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंपा जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो तो अब आपको बताएं कि साइन वगैरह करते हैं, वो उनका काम होता है, तो काम तो नीचे वाले देखेंगे ना। तो उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा कृत्यों का प्रत्यायोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में सीधा आ सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, वहां पर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो भी मतलब राज्य निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो सीधा लोग वही टिक करेंगे। लेकिन आप मेरे से पढ़े हुए तो आप करना उप निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, ठीक है। अब देखिए धारा 13 क्या कहती है कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली ये किसके द्वारा तय की जाएगी, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। तो मेरे से पढ़े हो तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तय की जाएगी, तो यहाँ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे, लोग जो है अध्यक्ष वगैरह यही सौंपे के जाता, तो यहाँ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। अब देखिए निर्वाचक की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और उस नगर पालिका का मूल निवासी
होना चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। और अर्हता की तारीख यानी 18 वर्ष कब से माना जाएगा, तो उस वर्ष की जो है जनवरी का पहला दिन माना जाएगा। ठीक है, तो और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ये 1 या 2 सहायक अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। तो ये कुछ ऐसा था मित्रों। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। और ओरिजिनल आज टाइम इतना ही मिलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ओरिजिनल आपको आप पढ़ लेना अपने आप से, मैंने ये लिखा हुआ है। और या फिर मैं कल आऊँगा ना, तो फिर मैं रिवीजन के तौर पर मैं आपको ये ओरिजिनल पढ़ा दूंगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जो भी रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं कि भाई एकदम नए सिरे से अच्छे से तैयारी हो रही है, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ। बस आपको क्लास में आना है और मुझे सहन करना है, मुझे सुनना है बस। ठीक है, तो क्लास को मैं अब करता हूँ।